चलो, तो देखो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं ये आज हम समझने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे हम, उसके बाद पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक्स ये भी पढ़ेंगे। तो चलिए, डाइलेक्ट्रिक्स कुछ और नहीं बल्कि इंसुलेटर्स को ही हम डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं इंसुलेटर्स को डाइलेक्ट्रिक्स, ये अभी हम समझेंगे। ठीक है, आप सिंपली डाइलेक्ट्रिक्स की अगर डेफिनेशन अगर हम जानना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, यानी ऐसे पदार्थ होते हैं जो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने नहीं देते। जो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो यानी आवेश या विद्युत धारा खुद में से फ्लो होने नहीं देते, लेकिन जब आप डाइलेक्ट्रिक्स यानी ऐसे सब्सटेंसेस को जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये विरोध जरूर करते हैं। विरोध करते हैं इसीलिए तो हम लोग बार बार लिखते हैं कि जब कुछ भी सिस्टम जैसे डायपोल या कोई चार्ज अगर वो किसी मीडियम में रखा हो तो हम लोग उसका फॉर्मूला बनाते हैं इंटेंसिटी का, तो के से डिवाइड कर देते हैं। आपको पता है, तो बार बार के से डिवाइड करने का मतलब क्या है? के से डिवाइड करने का मतलब यही है कि अगर आपका जो भी सिस्टम है, आपने चाहे डायपोल लिया हो चाहे सिंगल चार्ज लिया हो कुछ भी लिया हो, उसमें जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं इंटेंसिटी वगैरह या जो कुछ भी आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वो किसी मीडियम में रखा हो तो वो के टाइम्स या के गुना कम हो जाता है। तो कम हो जाता है, ये इसी बात का सबूत है कि जरूर वो उस मीडियम ने उसके इम्पैक्ट को, उसके प्रभाव को, इंटेंसिटी के प्रभाव को के गुना कम कर दिया या पोटेंशियल के प्रभाव को के गुना कम कर दिया। के से डिवाइड करने का यही मतलब है कि अगर मीडियम नहीं है तो ये के नहीं आता था, यानी ये वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, और उस मीडियम के प्रेजेंस में यानी मीडियम के होने पर वही वैल्यू उसके वो के गुना क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। मतलब इसका होना ना होना उसके उस पर प्रभाव तो डाल रहे हैं ना। खुद में से भले इलेक्ट्रिसिटी या चार्जेस इसमें से फ्लो नहीं हो सकते। डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे पदार्थ या ऐसे सब्सटेंस हैं जो खुद तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, इंसुलेटर ही, जो खुद में से जो चार्जेस फ्लो होने नहीं देते, लेकिन ये अपना प्रभाव यानी कि अपना इफेक्ट जरूर शो करते हैं। यानी अगर आप जिस फील्ड में आप इनको रखोगे तो उस फील्ड को ये कम करने की कोशिश जरूर करेंगे, यानी कि इनके प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ज़्यादा हो सकता था वो इनके प्रेजेंस में कम हो जाता है। समझ में आ रही बात? क्यों कम हो जाता है ये अभी हम धीरे धीरे आगे पढ़ के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं कि अब हम देखेंगे कि कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक में मेन फ़र्क क्या क्या है। कंडक्टर्स और डाइलेक्ट्रिक में मेन फ़र्क क्या होता है? हमेशा याद रखना कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जब आप किसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या उसको चार्ज देते हैं तो आपको पता है कि कंडक्टर को दिया गया चार्ज हमेशा कहाँ रहता है? केवल आउटर सरफेस पे रहता है, अंदर कोई चार्ज नहीं रहता, इसलिए अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कंडक्टर के। आप कंसेप्ट याद रखते हैं, लेकिन ये भी याद रखें कि उस कंसेप्ट को, उस बात को किसके लिए कहा जा रहा है ये भी आपको याद रखना है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कंडक्टर के लिए ये बात बोल रहा हूँ कि कंडक्टर को दिया गया जितना भी चार्ज है वो केवल आउटर सरफेस पे रहता है, अंदर कोई चार्ज नहीं रहता है, इसीलिए कंडक्टर के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, नहीं होता है। किसके लिए? चालक के लिए, कंडक्टर के लिए। लेकिन डाइलेक्ट्रिक के लिए ये बात सच नहीं है, यानी डाइलेक्ट्रिक पदार्थ के अंदर यानी परावैद्युत पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। ठीक है, तो फर्क समझ में आ गया? कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता है और इसलिए विद्युत क्षेत्र भी शून्य होता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है कंडक्टर के अंदर। लेकिन डाइलेक्ट्रिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके लिए ये बात सच नहीं है, अर्थात उनके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। समझ में? तो ये एक डिफरेंस हो गया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भी आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इसको मैं आपको समझाया था एक बार, पोलर और नॉन पोलर को एक बार मैं समझा चुका हूँ इस चैप्टर की शुरुआत, पिछले चैप्टर में समझाया था इसको मैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स यानी ध्रुवीय परावैद्युत, क्या बोलेंगे इसको पर? ध्रुवीय परावैद्युत। और दूसरा है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स यानी अध्रुवीय परावैद्युत।
अब ये क्या होते हैं, हम इनको ध्यान से समझते हैं। चलिए देखो, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें प्लस चार्ज का सेंटर और माइनस चार्ज का सेंटर, यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों कोइंसाइड नहीं होते, यानी संपाती नहीं होते, यानी अलग अलग बटे होते हैं। देखो, अगर आपको प्लस चार्ज, मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, क्या है? एक मॉलिक्यूल, तो उनके मॉलिक्यूल्स में प्लस और माइनस चार्जेस के जो सेंटर्स हैं वो अलग अलग होते हैं। ये बात अभी आपको समझ में नहीं आ रही है, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो मैं ले लिया HCl, ये आप सब जानते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl आप जानते हो। ये HCl कैसे बनता है, तो H हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन रहता है और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन रहता है। आपको पता है ना, ये सब दोनों इलेक्ट्रॉन इनके इनके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन में बाह्यतम कोश में यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो 2 8 7 में तोड़ोगे तो 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स में अष्टक पूरा हो जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स में? 8 इलेक्ट्रॉन में ऑक्टेट पूरा हो जाता है, तो 7 तो है, 1 की जरूरत है। और क्योंकि हाइड्रोजन का जो एक ही मात्र इलेक्ट्रॉन है वो पहले शेल में होते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला शेल, तो पहले शेल में ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पर्याप्त होता है। आपको पता है ये बात कि पहले शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो कंप्लीट माना जाता है। उस हिसाब से हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। दोनों एक एक, दोनों को यानी H को भी और Cl को भी कितने कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो दोनों साझेदारी करते हैं, शेयरिंग करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं और बोलते हैं कि भैया ये एक एक इलेक्ट्रॉन तुम मुझे अपना दो, मैं अपना देता हूँ, और दोनों बीच में ला करके शेयरिंग कर लेते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर आपका भी अधिकार रहेगा, इन्हीं दोनों पर मेरा भी अधिकार रहेगा, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इस टाइप से दोनों में शेयरिंग होती है, तो दोनों खुश। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसके में भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके में 2 होने थे, वो हो गए, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। मगर मगर क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं? जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर झटकने की, खींचने की, आकर्षित करने की कोशिश में लगा रहता है और खींच भी लेता है। तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो कायदे से दोनों बीच में रहना चाहिए, साझेदारी हुई है, साझेदारी हुई है तो दोनों को क्या रहना चाहिए? इलेक्ट्रॉन पेयर को बीच में रहना चाहिए, लेकिन बीच में नहीं रहता है ये क्लोरीन क्या करता है? उसको अपनी ओर खींचता है, झटकता है, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉन के प्रति इसकी भूख उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन के भूख के कारण वो खींचता है। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर खींचे चले जाएंगे तो ये बेचारा थोड़ा सा इसके में कमी हो जाएगी, तो ये हल्का सा, देखो डेल्टा प्लस लिखने का मतलब है पार्शली प्लस, पार्शली मतलब थोड़ा सा ये प्लस हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसका छीना जा रहा है। कौन छीन के ले जा रहा है? और क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये जो पेयर है इस तरफ खसक जाता है, इस तरफ सरक जाता है, इसलिए ये पार्शली नेगेटिव हो जाता है। तो आप देखो कहानी सिर्फ HCl से आपने, ये अभी भी HCl है, अभी टूट के दोनों अलग नहीं हुए हैं, टूट के दोनों अलग अभी भी एक, बस फर्क ये है कि ये बीच में न हो करके थोड़ा इधर सरक चुका है, इसीलिए ये प्लस माइनस में बटा हुआ आपको दिख रहा है। ये प्लस माइनस में बटा हुआ दिख रहा है तो हम कहेंगे कि सर ये पोलराइज्ड मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है? तो पोलराइज्ड मतलब होता है यही, प्लस माइनस में बटने की घटना कोई पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइज्ड हो जाना मतलब प्लस माइनस में बट जाना। और तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स का डेफिनेशन यही है कि जिसमें प्लस और माइनस के सेंटर्स आपको अलग अलग दिखने लगते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। बात समझ में? जैसे मैं आपको नॉन पोलर भी समझाता हूँ, फिर एक साथ आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर ये HCl की जगह पे H2 होता, मान लीजिए, यानी इसमें एक H था और एक Cl था, अगर दोनों हाइड्रोजन होते, HH के बीच बॉन्ड बना होता, ठीक है, इसमें भी वैसे बॉन्ड बनता है, एक ये देता है, एक ये देता है, और शेयरिंग होती है। अब ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कौन झटक के ले जाएगा? कोई नहीं झटकेगा सर, दोनों तरफ हाइड्रोजन है, सेम ही लोग हैं, तो कोई कम शक्तिमान या कोई ज़्यादा शक्तिमान नहीं है, दोनों सेम है, तो ये बीच में ही रहेगा। अब बीच में रहेगा तो कोई एक ना वो झटकेगा नहीं झटकेगा, तो ये बीच में रहने के कारण ही इस पे किसी पे भी कोई प्लस माइनस आने की बात तब होती जब कोई एक, दोनों में से कोई एक शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचने लग जाए, तो ये खींचेगा तो इसमें माइनस पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस प्लस आने का कोई सवाल ही नहीं उठता, इसलिए ये नॉन पोलर में आएगा। नहीं समझ में आएगा? तो ये नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स में, जिसमें इसकी डेफिनेशन क्या कहूँगा,
नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जिसमें प्लस और माइनस चार्ज का जो सेंटर है वो कोइंसाइड होता है। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप होता है, इसलिए आपको बटा हुआ दिखाई, इसमें बटा हुआ दिखाई देता है क्योंकि बट जाता है, इसमें नहीं बटता है इसलिए कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब होता है एक के ऊपर एक के ऊपर एक ढका जाना, प्लस उसी के ऊपर माइनस। तो प्लस के ऊपर माइनस लिखेंगे तो अच्छे से नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं प्लस माइनस। तो आप क्या समझेंगे, दोनों कोइंसाइड है, दोनों ओवरलैप है। इसीलिए जो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हाँ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है। कौन से डाइलेक्ट्रिक्स है? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के मॉलिक्यूल को हम लोग इस तरीके से शो करेंगे, इस तरीके से, जिसमें प्लस और माइनस चार्ज का सेंटर अलग अलग बट जाता है, यानी प्लस और माइनस चार्ज के सेंटर्स कोइंसाइड नहीं होते। कोइंसाइड होने का मतलब है संपाती होना, संपाती होने का मतलब है एक के ऊपर एक हो जाना। एक के ऊपर एक किस में रहते हैं? नॉन पोलर में रहते हैं। और एक के ऊपर एक किस में नहीं रहते हैं? पोलर में रहते हैं। बात समझ, पूरा समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। ये एक कहानी खत्म हुई। अब आपको मैं इसकी दूसरी कहानी सुनाता हूँ, मैं इसको मिटाता हूँ। अब सुनो कि सबसे पहले मैं आपको पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको क्या पता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, प्लस और माइनस चार्ज के जो सेंटर है वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग होते तो है सर, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है इसका प्लस माइनस, ये दूसरा मॉलिक्यूल है इसका प्लस माइनस, ये तीसरा मॉलिक्यूल है प्लस माइनस, ये चौथा मॉलिक्यूल है प्लस माइनस, पांचवा। समझ में आ रहा है? तो ये सच है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में प्लस और माइनस चार्ज के सेंटर्स अलग अलग होते हैं सारे मॉलिक्यूल्स में, मगर सारे मॉलिक्यूल्स में ये जो प्लस माइनस का बटा होना है ये कोई फिक्स डायरेक्शन में नहीं होता, कोई इस दिशा में, कोई उस दिशा में, कोई आड़ा तिरछा ऐसे करके, ये बहुत ही रैंडमली एक फैले होते हैं, इनमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। आपको पता है ये प्लस माइनस का बटा होना, इसका मतलब क्या है? एक डायपोल बन गया। डायपोल, डायपोल मतलब किसको बोलते हैं? डायपोल मतलब जिसमें दो चार्ज होते हैं, आपको पता है ना, हम लोग पढ़े थे प्लस क्यू माइनस क्यू, दो चार्ज होते हैं, दोनों के बीच की कुछ निश्चित दूरी होती है, फिर हम डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, पता है आपको? P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू टू ए, है ना, पता है ना आपको? P दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी। तो ऐसे ही इनमें से हर एक का डायपोल मोमेंट होता है, हर एक का डायपोल मोमेंट होता है, मगर सारे डायपोल्स जो हैं वो रैंडमली किसी न किसी भी दिशा में फैले हुए हैं, है ना, कोई इस दिशा में है, कोई इस दिशा में है, कोई उस दिशा में है, कोई ऐसा है, कोई आड़ा तिरछा ऐसा करके है। आपको पता है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ की होती है? माइनस से प्लस की होती है। अरे सब के सब एक डायरेक्शन में रहे तो बात बने ना, यहाँ पे तो सब किसी भी दिशा में फैले हुए हैं, इसीलिए नेट डायपोल मोमेंट यानी जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना होता है? यहाँ पे शून्य होता है, जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? सारे के सारे लोग रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में फैले हुए, सब एक दूसरे को प्लस माइनस करके खत्म कर देते हैं, तो नेट डायपोल मोमेंट कितना होता है? याद रखना, इसका जीरो होता है। सारे के सारे प्लस माइनस बटे हुए हैं, सबका इंडिविजुअल, सबका डायपोल मोमेंट है, मगर ओवरऑल कोई मुझे पूछेगा कि सर ओवरऑल सब्सटेंस का डायपोल मोमेंट कितना है, तो मैं कहूंगा क्यों जीरो है? इसका कारण क्या है? क्योंकि सब जो छोटे छोटे डायपोल्स हैं, सब छोटे छोटे टुकड़े, हाँ सबके डायरेक्शन अलग अलग हैं, तो सब एक दूसरे को काट पीट करके प्लस माइनस करके खत्म करके जीरो हो जा रहा है पूरा। ठीक है, ये पूरी कहानी हो रही है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे हो रही है? यानी जब उस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है तब की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं उसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को, समझ में आ रहा है? अब मैं उसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रख रहा हूं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है? अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ये अनुपस्थिति है ना, अब ये उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखिएगा, अब प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है पता है आपको? पता है कि जब हम लोग पढ़े थे, याद करो, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल को रखते हैं, याद है, आड़ा तिरछा रखते हैं, तो वो इस पर फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, इस पर लगता है इस डायरेक्शन में, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायपोल को मोड़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने की कोशिश करते हैं। यही कोशिश अब इनमें से हर एक पर होगी, समझ में आ रहा है? यही कोशिश अब इनमें से, और हर एक छोटा छोटा डायपोल मुड़ मुड़ के इस, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और इसकी डायरेक्शन मैंने उधर दे दी है ऐसे, तो इनमें से हर एक छोटा छोटा डायपोल मुड़ मुड़ के फील्ड के पैरेलल होने की कोशिश करेगा, जैसे ये होता था, याद करो,
ये ऐसे होने लगेगा, फिर एक वैसे, और प्लस उधर रहेगा, माइनस इधर रहेगा। तो प्लस चार्ज पर फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, माइनस चार्ज पर फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। समझ में आ रहा है? अरे हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं होगी, हिंदी में भी बोलेंगे ना। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर है? ये मैंने आपको भी बताया, किसकी कहानी सुनाया मैं आपको भी? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की कहानी सुनाया, जिसमें डायपोल तो क्रिएट पहले से हो जा रहता है, क्योंकि प्लस माइनस से जो सेंटर्स हैं, चार्जेस के सेंटर्स हैं, वो अलग अलग रहते हैं, इसलिए अपने आप में वो सिंगल सिंगल डायपोल रहते ही हैं, मगर ओवरऑल डायपोल मोमेंट जीरो होता है, क्योंकि उनकी वो एकदम रैंडमली बिखरे पड़े रहते हैं, किसी की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, कोई उस दिशा में, कोई इस दिशा में, कोई उस दिशा में, इसलिए नेट डायपोल मोमेंट जीरो होता है। मगर जैसे ही हम उनको रख देते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो सब के सब हो जाते हैं एक डायरेक्शन में। तो जो चीज़ पहले जीरो हो जाती थी, अब वो चीज़ जीरो नहीं होगी, क्योंकि पहले जीरो होने का क्या कारण था? कोई उधर दिशा में है, कोई इस दिशा में है, तो प्लस माइनस करके कट जाते थे। अब दिशाएं इधर उधर नहीं है, अब क्या है? इसलिए सब सेम डायरेक्शन में होने के नाते सबके डायपोल मोमेंट अब जुड़ेंगे, घटेंगे नहीं, जीरो नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, अब जुड़ेंगे और बढ़ेंगे, और एक फिक्स डायपोल मोमेंट अब बन जाएगा। यानी अब इनका एक निश्चित डायपोल मोमेंट बनेगा, जिसको ओवरऑल डायपोल मोमेंट आप बोलोगे। समझ में है? एक फिक्स डायपोल मोमेंट अब यहाँ पे बनेगा, जो कि जीरो नहीं रहेगा। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? तो वो डायपोल मोमेंट मतलब सबका रिजल्टेंट कह रहा हूं मैं, एक का नहीं, सबका रिजल्टेंट बनेगा डायपोल मोमेंट पी। ठीक है? कोई डाउट है क्या? इसको जब हम उस डायपोल का जो वॉल्यूम है, सॉरी मिस्टेक, उस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है, या बोलने का मतलब ये है कि सर ये जो आपने डायपोल मोमेंट निकाला है, अगर हम उसको पर यूनिट वॉल्यूम के लिए निकालें, यानी एकांक आयतन के लिए निकालें, किसके लिए? तो मैं आपको बोला हूँ ना, जिस चीज में एकांक शब्द आता है उस चीज से डिवाइड करके। जैसे मैं बोलता था यूनिट चार्ज, क्या बोलता था? तो आपने देखा होगा जब जहां पे भी मैंने यूनिट चार्ज पाया तो मैंने क्यू से डिवाइड किया, चाहे आप कोई भी चीज देख लो। मैं बोलता था यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, तो आप देख लेना W/Q दिखेगा आपको। हर डेफिनेशन में जहां आप यूनिट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो जिस चीज के लिए आप यूनिट शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, उस चीज से डिवाइड होता है। यह याद रखना, ये बहुत फंडा है, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ यूनिट मास के ऑब्जेक्ट को, तो समझ जाओ ना, m से डिवाइड किया जा रहा है ना, तो m से डिवाइड है, जो भी चीज का यूनिट है समझो उससे डिवाइड है। अब सुनो, ये व्हाट इज p? ये p क्या है? ये p जो है पूरे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, यानी कि परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण। पहले परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता था? शून्य क्यों हो जाता था? क्योंकि सब के सभी छोटे छोटे जो द्विध्रुव हैं, सबकी दिशाएं जो हैं वो अलग अलग होने के कारण सभी छोटे छोटे द्विध्रुवों के द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे से कट पिट करके, एक दूसरे को नष्ट करके जीरो हो जाते थे। अब वो जीरो नहीं हो रहे। ठीक है? अब ओवरऑल डायपोल मोमेंट बनेगा, और इस डायपोल मोमेंट को आप एकांक आयतन के लिए निकालिए, यानी यूनिट वॉल्यूम के लिए निकालिए। किसके लिए निकालिए? यूनिट वॉल्यूम के लिए आप निकालिए, एकांक आयतन के लिए निकालिए। अब जो राशि बनेगी उसको बोलते हैं हम लोग पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर, ये शब्द याद रखना, वेक्टर। तो ये आपके बुक में दिया होगा, आप देख सकते हैं पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है। ठीक है? कहीं ना कहीं ये दिया होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, और मैं पहले आपको, वैसे ये अभी हम आगे और पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है। ठीक है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? अच्छा, ये घूम के ये पैरेलल क्यों हो जाते हैं? बताओ तो भला, घूम के पैरेलल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसमें हर एक डायपोल पर क्या लगता है? टॉर्क। ये अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है ना, पैरेलल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इसको क्या बोलते हैं? टॉर्क। और वही टॉर्क उस डायपोल को घुमा करके फील्ड के पैरेलल लाने की कोशिश करता है और ला भी देता है। नहीं समझ में आया क्या? अब चलिए नॉन पोलर पढ़े क्या, पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं? कहीं डाउट हो तो पूछ लो, मेरे ख्याल से इससे सरल टॉपिक तो हो ही नहीं सकता इस चैप्टर में अभी तक। ठीक है? अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ते हैं।
तो सर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, आइए देखते हैं। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में ना पहले हम यहाँ पे भी दो केस देखेंगे, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, यानी इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें क्या होता है पता है, ये पहले मैं आपको बता दूं, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैं आपको डेफिनेशन बताया कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के सेंटर्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं या कोइंसाइड होते हैं, यानी अलग बटे हुए नहीं दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, इसलिए आप उनको ऐसे शो कीजिए। अनेक पुस्तकों में इनको ऐसे शो किया जाता है, एक डॉट बना दिया, तो डॉट बनाया इसका मतलब उसी के ऊपर प्लस है, उसी डॉट पे माइनस है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है दोनों। या कई पुस्तकों में ऐसे बना होता है, ये देखो ऐसे, ठीक है, वो अलग अलग लिखा है लेकिन वो आपको कोइंसाइड समझना है, ठीक है। अब दोनों में फर्क समझ आ रहा है, देखो इसमें इसमें है ना, ये देखो ये दोनों में फर्क है, देख लो, इसमें अलग अलग बटे हुए थे पहले से ही। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बटे हुए रहते हैं, है ना, इसमें बटे हुए नहीं रहते। अब ये दोनों में फर्क है, देख लेना, ठीक है। इसमें पहले से बटे हुए रहते हैं, ये आप ऐसे करके नीचे भी बनाओगे पूरा, ठीक है, प्लस माइनस सब में आएगा, ठीक है। ये एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होता है सर, जब आप इनको किसमें रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। अब उसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, तो क्या होगा, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, बहुत सरल चीज है। अभी हर एक मॉलिक्यूल में जो प्लस और माइनस चार्ज का सेंटर ओवरलैप है, कोइंसाइड है, लेकिन जैसे आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो हर एक मॉलिक्यूल का जो प्लस प्लस चार्ज है उस पर फोर्स लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में, और जो माइनस वाला सेंटर है उस पर फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो प्लस वाला इधर खिंचाव महसूस करेगा, माइनस वाला उधर खिंचाव महसूस करेगा, और ये बट जाएंगे, यानी ऐसे इसी के जैसे दिखने लगेंगे, कुछ इस तरीके से। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में दोनों का बिहेवियर एक जैसा नजर आ रहा है। फर्क दोनों में बस कितना है कि एब्सेंस में ये पहले से बटा होता है, ये पहले से बटा हुआ नहीं होता, प्रेजेंस में आके बट जाता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये ऐसे बट जाते हैं, ये जैसे। क्लियर, दोनों फर्क समझ आ रहा है, बल्कि बट जाते हैं, बल्कि फील्ड के डायरेक्शन में ये फिट भी हो जाते हैं, अरेंज भी हो जाते हैं, इसी के जैसे। क्लियर है, और फिर इनमें भी एक रिजल्टेंट, एक नेट डायपोल मोमेंट आ जाता है, क्रिएट हो जाता है डायपोल मोमेंट। पहले तो इनका तो डायपोल मोमेंट होने के पहले कुछ सवाल ही नहीं था, मतलब जीरो ही था डायपोल मोमेंट। क्यों, डायपोल जिसके लिए जरूरी है दो पोल मतलब दो चार्जेस, इसमें दो चार्जेस पहले थे ही नहीं, क्योंकि वो दोनों ओवरलैप थे, दो चार्जेस थे ही नहीं, बोलने का मतलब दोनों चार्जेस जब कुछ दूरी पर अलग अलग दिखने लगे तब ना उसको डायपोल कहोगे, जैसे इसमें दिखते थे, इसमें नहीं। इसके एग्जाम्पल ग्रुप में मैंने आपको क्या बताया था, H2 का मॉलिक्यूल बताया था ना, याद है, H2, N2, O2, F2, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके एग्जाम्पल में आपका आएगा HCl, H2O, NH3, मतलब इसमें इसके एग्जाम्पल में ऐसा आएगा जिसमें दोनों अलग अलग प्रकृति के हों, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक दानीदाता हो, एक लेने की, तो तब तो एक शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में न रहकर किसी एक की तरफ सरकेगा। बात समझ में आ रही? तो ये पहले बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये पूरी कहानी, ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो ही होता है। ऐसा ना सोचना सर इन लोग तो पहले से बटे हुए होते हैं, पहले से छोटे छोटे डायपोल होते हैं। चलो भाई, इसमें डायपोल नहीं बन रहा है, इसमें तो प्लस और माइनस एक दूसरे को बराबर लेते हैं, तो इसका डायपोल मोमेंट तो चलो जीरो बोल रहे हो सर, लेकिन इसमें तो प्लस और माइनस अलग अलग बटे हुए हैं ना, फिर इसका डायपोल मोमेंट जीरो क्यों है? क्योंकि सबकी दिशाएं जो हैं वो अलग अलग हैं, जिसकी वजह से सब लोग
प्लस माइनस होकर के शून्य हो जाती है। क्लियर है? लेकिन जब दोनों को ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो ये तो पहले से बटा हुआ था, इसने सिर्फ कितना मेहनत किया, इसको सिर्फ क्या करना पड़ा, सिर्फ एक जैसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उनको अरेंज होना पड़ा। इसको तो बटना भी पड़ा और अरेंज भी होना पड़ा, है ना, बट के अरेंज भी हुआ है ये, ठीक है। हाँ, लेकिन दोनों का काम एक जैसा हो रहा है। इसी घटना को बोलते हैं पोलराइजेशन, यानी कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक, चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, जब किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यानी जब किसी परावैद्युत पदार्थ को हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो विद्युत क्षेत्र में उस परावैद्युत पदार्थ का एक डायपोल मोमेंट बन जाता है। क्या बन जाए? जो कि पहले जीरो था, जो कि पहले एक डायपोल मोमेंट बन जाता है, एक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। उसके पास अब एक निश्चित डायपोल मोमेंट रहता है, उसकी कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। इसी घटना को हम बोलते हैं परावैद्युत का ध्रुवण, यानी डाइलेक्ट्रिक का क्या हो जाना, पोलराइज्ड होना, पोलराइजेशन हो जाना, कुछ डायपोल मोमेंट रखने लगना, कुछ डायपोल मोमेंट रखने लगना, जो कि पहले जो जीरो था अब रखने लग रहा है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई। अच्छा, अब सुनो, प्रश्न ये उठता है सर कि ये जो डायपोल मोमेंट होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू होगी कि आपने उसको, इसकी वैल्यू इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपने उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को कितने शक्तिशाली इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। यानी जितने मजबूत, जितने हाई वैल्यू वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में उस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखोगे, ये डायपोल मोमेंट जो क्रिएट हो रहा है ना, उसकी वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी। याद रखें इस चीज़ को, ठीक है। यानी आप समझ गए कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। डायपोल मोमेंट जो क्रिएट हो रहा है, जो इंड्यूस्ड हो रहा है, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हम उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखे हुए हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? दोनों में फर्क क्या क्या है? इसमें फर्क क्या क्या नजर आया? इसमें धनावेशों और ऋणावेशों के जो केंद्र हैं वो क्या होते हैं, समपाती होते हैं। उसमें धनावेशों और ऋणावेशों के केंद्र पृथक पृथक होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं, ठीक है। और दोनों का द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र में रखने से पूर्व, यानी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, दोनों का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। इसका शून्य इसलिए होता है क्योंकि इसमें तो आवेश बटे ही नहीं होते, एक ही होता है, तो डायपोल बना ही नहीं है, तो डायपोल मूवमेंट कहां से होगा? इसमें धनावेशों और ऋणावेशों के केंद्र अलग अलग होते हैं। डायपोल, हर छोटे छोटे डायपोल है, या इसमें द्विध्रुव बन चुके होते हैं, हर एक छोटे छोटे का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, फिर भी इसे परिणामी शून्य होता है, क्योंकि इसमें सबकी दिशाएं जो है वो सब अलग अलग रहती हैं, तो वो दोनों प्लस माइनस करके सबको नष्ट हो जाते हैं, समझ में? इसलिए विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में दोनों का नेट द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कुल द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जीरो होता है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में? लेकिन जब हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो दोनों में ही कुछ डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, बन जाता है, ठीक है। समझ में? अब सुनिए, मैं आपको कुछ और बात बताना चाहता हूँ, एक मस्त वाली बात, कि कंडक्टर्स और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो दोनों में फर्क करती हैं, दोनों में जो डिफरेंस है वो अब हम देखेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे। तो देखो, ध्यान से समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पोलराइजेशन वेक्टर के डेफिनेशन में आपको क्या पता है? ये आपके बुक में गिवन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश या ध्रुवण कहते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं, यानी कि इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन एनी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अभी जो मैंने बताया ना, ये जो डायपोल मोमेंट बन रहा है ना, इस डायपोल मोमेंट को आप किसके लिए निकालिए, किसके लिए फाइंड कीजिए? यूनिट वॉल्यूम के लिए। किसके लिए? यूनिट वॉल्यूम के लिए डायपोल मोमेंट को आप निकालोगे तो जो नया चीज बनेगा उसको हम लोग P वेक्टर से ही शो करेंगे, और इसी को बोलते हैं हम लोग पोलराइजेशन वेक्टर। याद रखिए इस बात को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए मैं आपको इसी से आगे कहानी आगे बढ़ाता हूँ और ले चलता हूँ। चलिए ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। कंडक्टर्स और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, यानी चालक और परावैद्युत का, दोनों का व्यवहार अलग अलग क्यों होता है, ठीक? ये दोनों के व्यवहार में क्या भिन्नताएं हैं? What are the differences between behavior of conductors and dielectric medium in any electric field? समझ में आ रहा है? चलिए सुनिए सुनिए सुनिए,
कल की कहानी याद करो, जब मैं आपको बताया था कि मान लो किसी कंडक्टर को मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हूँ, ये मान लो ये कंडक्टर, और उसको मैंने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज्ड प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है, और मैंने कंडक्टर को रख दिया, कंडक्टर अर्थात चालक, कंडक्टर अर्थात चालक को मैंने रखा है। ध्यान से समझिएगा, बहुत सरल चीजें हैं। अब सुनो, दोनों में मैं आपको फर्क बताता हूँ और मजा आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। अभी तक जितना था वो आपको समझ में आया ना, अब आपको बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा कि फर्क दोनों में क्या है। कंडक्टर में क्या होते हैं जो इसको सबसे अलग बनाते हैं, सबसे खास बनाते हैं, और वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसके बारे में हम कल बात किए थे। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इसमें बहुत ज्यादा होती है। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो पृष्ठ पर तैरते रहते हैं, ऐसा मान सकते हो आप, जो एकदम ऊपरी ऊपर रहते हैं, उड़ते रहते हैं, छलकते रहते हैं, यानी उनको थोड़ी सी एनर्जी देकर के भी वहां से अपन अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वैसे इलेक्ट्रॉन बहुत अस्थायी होते हैं, वो खुद चाहते हैं कि हम यहाँ से निकलते बने, चलते बने। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो मूवेबल होते हैं, यानी कि वो चल सकते हैं, चलना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत फ्री होते हैं, किसी से बंधे नहीं होते। तो जैसे आप कंडक्टर को यहाँ रख दिए हो ना, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, तो वो प्लस चार्ज वाली प्लेट से भयंकर आकर्षित होते हैं और सब के सब इधर आने लगते हैं। तो इधर आने लगते हैं तो इधर इलेक्ट्रॉनों की भरमार हो जाती है। समझ में आ रहा है? सारे के सारे अब उधर से इधर आएंगे तो उधर प्लस नहीं हो जाएगा, क्या बताओ भला? उस किनारे के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, वो वाला सीधा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर ये आने का सिलसिला कब तक जारी रहता है ना, यानी उस किनारे से इस किनारे तक इलेक्ट्रॉनों के आने का सिलसिला कब तक जारी रहता है। तो सुनना ध्यान से, इसमें देखो, हम जो एक्सटर्नल फील्ड लगाए हैं उसको मैं लिख देता हूं ई एक्सटर्नल। ठीक है, और आपको पता है कि अंदर के इलेक्ट्रॉन जब इस किनारे हो गए तो अंदर में खुद का एक माइनस चार्ज का दायरा बन गया, उस कंडक्टर के अंदर एक प्लस चार्ज का किनारा बन गया, यानी कि उसने अपने आप के अंदर एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया है, क्योंकि एक सिरा नेगेटिव हो चुका है, एक सिरा क्या हो चुका है, तो ये प्लस माइनस मतलब अपने आप का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया उसका, जिसको हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। क्या कहेंगे उसको, प्रेरित विद्युत क्षेत्र, जो प्रेरित हुआ है, बाहर से नहीं आया, खुद में उसने प्रेरित, खुद में पैदा किया, खुद में एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, जिसकी डायरेक्शन इधर होगी, क्योंकि इसका प्लस इधर है, इसका माइनस इधर है, प्लस से माइनस क्यों होता है, जबकि बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका प्लस ये है माइनस ये है, तो उसकी डायरेक्शन इधर होगी। तो याद रखना, ये इलेक्ट्रॉनों का जो उधर जाने का जो सिलसिला है वो तब तक जारी रहता है जब तक कि इसका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि बाहर से हमने लगाया हुआ है, वो दोनों क्या हो जाए, करेक्ट, इक्वल जब तक ना हो जाए तब तक ये काम करते होते रहता है। और जब इक्वल हो जाए तब जब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, नेट यानी टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, तो ये जीरो हो जाएगा, बिकॉज ई एक्सटर्नल जो बाहर से तुम लगाए हो और जो अंदर में इंड्यूस्ड हुआ है वो बैलेंस जब तक ना हो जाए तब तक इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, बैलेंस होने के बाद टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। याद रखना इस बात को, जीरो हो जाएगा, इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं बार बार कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्लियर है, पक्का? लेकिन डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अब उसके अंदर क्यों नहीं होता वो समझेंगे। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? हम टुकड़ों टुकड़ों में टॉपिक को बांट रहे हैं, तो भले समय लग रहा है लेकिन आपको चीज बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी, मेरे को पक्का है, विश्वास इतना तो है। तो आप समझ गए कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों नहीं होता है और नहीं होता है, तो उसके आगे की कहानी क्या है। तो हम कुछ डेरिवेशंस भी आज पढ़ाएंगे, कुछ मैथमेटिकल काम भी करना है। अभी तक हम लोग डेफिनेशन देख रहे थे। अब सुनो, चलो मैं इस फोटो को यहीं बने रहने देता हूँ, तो आपको फर्क समझने में हेल्प मिलेगी, जल्दी समझ में आएगा। ये फोटो यहाँ बने रहने दो। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि मान लो वही इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने अब रखा है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या रखा, पहले कौन था, कंडक्टर था, चालक। अब कौन है, परावैद्युत पदार्थ को रखा है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मतलब परावैद्युत पदार्थ, इंसुलेटर्स, अब उसी को मैंने रखा है। अब आपको पता है, आपने तो अभी देखा सर कि देखो बाहर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है,
बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसकी दिशा ऐसे होगी। ये तो कैसे, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ दिखानी है, प्लस से माइनस की ओर ही रहती है, प्लस से माइनस की ओर ही रहती है। ठीक है, अब सुनो, अब आप याद करो इसके पहले वाले फोटोज को याद करो, उसमें क्या होता था, जब मैं किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखता था तो क्या होता, चाहे वो पोलर था चाहे वो नॉन पोलर था, फर्क। अच्छा बताओ, मैं डायग्राम जो बनाया था दोनों का, तो कौन से डायग्राम में फर्क था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में दोनों में फर्क था। याद है आप, क्या क्या था बताओ भला। वो पहले से डायपोल थे मगर डायरेक्शन इधर उधर होने के कारण नेट डायपोल मोमेंट जीरो था, इसमें तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप थे, लेकिन रखने के बाद दोनों के फोटो एक जैसे थे। क्या क्या एक जैसे क्या थे, क्या हो गया था कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है, सारे के सारे डायपोल्स हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फिट हो गए थे, अरेंज हो गए थे, पैरेलल हो गए थे। होंगे यहाँ पे भी होंगे, वही होंगे, वही फोटो आपको बनाना है कुछ इस तरीके से। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब आप उसको बनाओगे तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, आप कहीं भी प्लस माइनस मत डाल देना। याद रखना, जिस तरफ फील्ड की डायरेक्शन है उस तरफ प्लस चार्ज रहेगा। समझ में आ रहा है? या आप यूं समझिए कि सर ये प्लस है ना, तो उस तरफ माइनस रहेगा ताकि वो अट्रैक्ट करेंगे, ऐसा आप समझो। ये प्लस है तो माइनस वाला सी रह जाता है, ऐसे करके रहता है। ठीक है, अच्छा आप बोलोगे सर फर्क बताने वाले थे आप, दोनों में फर्क बताओ। फर्क क्या है बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन सरक करके मूव करके एक किनारे से दूसरे किनारे चले जाते थे, याद है, ये दिमाग लगाओ। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते थे और एक किनारे से दूसरे किनारे तक चले गए थे कि ये सिरा माइनस हो गया और ये सिरा, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हैं, सरकते नहीं है, वहाँ जहाँ वहीं रहेंगे बस। उन लोग कब वो जो है ना, जो उनका जो सेंटर्स है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का सेंटर्स, वो अलग अलग होगा, वो अलग अलग होगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो इसका मतलब ये नहीं कि उस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे प्लस माइनस में बट जाएंगे। वो डिपेंड करता है आपकी तरफ लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की मजबूती पर। आप अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत बढ़ाते जाओगे ना, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं जो पहले अगर वो नहीं भी बटे हैं तो अब बटने लगेंगे। बात समझ आ रही है? वो डिपेंड करता है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की मजबूती पर, याद रखना इस बात को। अच्छा, अब आगे की कहानी और बढ़ाता हूँ मैं, और मजा आएगा देखना। ये सब में ये पैटर्न हो गया। अब सुनो, इस किनारे का प्लस चार्ज को गौर से देखो, दिख रहा है किनारे का प्लस चार्ज, इस किनारे का माइनस चार्ज दिख रहा है। इनको छोड़ करके ध्यान से सुनना है ना, इस ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये वाला प्लस चार्ज जो इस किनारे पर आपको दिख रहा है और उस किनारे का माइनस चार्ज को छोड़ के बीच के बचे चार्ज एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। कैसे? ये प्लस माइनस कैंसिल, खत्म, ये प्लस माइनस खत्म, ये प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, क्योंकि भले दिख रहा है। कैसे खत्म बोलोगे, इतना दूर है, वो दूर दिख रहा है लेकिन वो बहुत पास पास होते हैं, नजदीक होते हैं, कॉन्टेक्ट में रहते हैं। किसमें रहते हैं? और वो खत्म हो जाता है, ये सब खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म, इतना खत्म। बचेगा कौन? बचेगा कौन? इसका इधर माइनस वाला, इसका इधर प्लस वाला, ये याद रखियो। ठीक है, बीच के सारे चार्जेस एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। हाँ बोलो। हाँ हाँ, कौन सा बीच वाला? ये वाला, ये वाला, ये प्लस इस माइनस से खत्म होगा, ये प्लस इस माइनस से खत्म होगा, ये दोनों आपस में नष्ट होंगे। एक ही डायपोल के प्लस माइनस नष्ट नहीं होंगे, ऐसे नहीं पढ़ोगे, मतलब ये आपस में प्लस माइनस नष्ट नहीं होंगे, बल्कि एक डायपोल का, सुनो ना, एक डायपोल का ये जो राइट में प्लस चार्ज दिख रहा है वो बगल वाले डायपोल से शुरू वाले माइनस चार्ज के कारण से नष्ट होगा। फिर दूसरे वाले डायपोल का जो राइट में प्लस चार्ज दिख रहा है वो बाजू वाले डायपोल के शुरू वाले जो माइनस चार्ज है उससे कैंसिल होगा। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से बीच वाले सब एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस, ये सब कैंसिल, तो बचेगा कौन?
ये कॉर्नर कॉर्नर वाले बच जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए वो डायपोल इस तरह बिहेव करेगा, जानो मानो कि उसके दो सिरे में, दो दीवालों में एक तरफ नेगेटिव चार्ज है और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे वो बिहेव करेगा क्योंकि बीच के सब साफ हो चुके हैं, एक दूसरे को नष्ट कर चुके हैं। समझ में आया? यानी आप यूं मान के चलिए कि मैंने ऐसे डब्बा रखा है ऐसे ऐसे, और एक सिरे पर माइनस चार्ज है, एक सिरे पर प्लस चार्ज है, बीच के सब नष्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब ये भी एरिया है, ये भी एरिया है। तो जब एरिया रहता है तो हमको कौन सा चार्ज डेंसिटी लगाते हैं हम लोग? सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपको समझ आ रहा है क्या लगाते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने मान लो जो एक्सटर्नल फील्ड लगाया वो E0 है, क्या है? और उसके अंदर खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन में बोलता हूँ ईपी, और वो मतलब उसकी वैल्यू है ईपी और डायरेक्शन उधर होगी। क्यों क्यों डायरेक्शन उधर होगी? ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? आप देखो ना, ये सिरा क्या हो गया? नेगेटिव। ये सिरा क्या हो गया? तो उसके अंदर खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है, नहीं बना है क्या? जैसे कंडक्टर में बना था, याद करो ना, जैसे कंडक्टर में बना था वैसे यहाँ पे भी बना है। फर्क किस बात का बताऊं? कंडक्टर वाला जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो गया था? बराबर हो गया था, याद करो उस बात को। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया था? प्लस माइनस करके जीरो हो गया था। यहाँ जीरो क्यों नहीं होता? जीरो बताऊं, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर नहीं हो सकता, कमी रहता है, इसलिए यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा पता है? ये निकलेगा आपका बाहर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस्ड हुआ है उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, ईपी को। नेट मतलब परिणामी, कुल। कि देखो, ये E0 मतलब था बाह्य विद्युत क्षेत्र, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम लगाए थे। फिर अंदर तुम क्या रखे? और पराविद्युत पदार्थ को रखे, यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखे। उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का किधर हुआ? उधर हुआ। तो एक प्लस एक माइनस नहीं होगा क्या? तो रिजल्टेंट निकालोगे ना ऐसे। तो मैं आपको दोनों में फर्क बता रहा हूँ कि दोनों में फर्क क्या था। कहानी तो उसमें भी वही थी, उसमें भी ये एक्सटर्नल फील्ड था, ये इंड्यूस्ड था, लेकिन उसमें क्या फर्क था कि दोनों जस्ट क्या हो गए थे? इक्वल हो गए थे, और इक्वल होने के नाते एक दूसरे को लोग कट करके कितना हो गया था? जीरो हो गया था। इसमें क्या हो रहा है बताओ बोला? इसमें जो पराविद्युत पदार्थ में जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है, जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र है ईपी, वो उसके बराबर नहीं होता है, इसलिए ये कट के जीरो नहीं होगा। कट के जीरो नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा। देखो ना, आपने इसमें से इसको क्या कर दिया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर अगर ये नहीं रखा होता तो ये जितना है उतना ही होता, यानी बाहरी विद्युत क्षेत्र, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी होती, लेकिन इसके रख जाने से उसका उसका वाला फील्ड आपको क्या करना पड़ा? माइनस करना। यानी इसके रखने से मेन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो गई? थोड़ी कम हो गई। यही मैं आपको बताना चाहता था। इसके रखने से यही प्रभाव पड़ता है कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या कर देता है? कम कर देता है, इंटेंसिटी को कम कर देता है। ऊपर से जा रहा है क्या? ऊपर से जा रहा है? समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो। लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गया है ना? वो पहला दिन है, फर्स्ट डे है, धीरे धीरे समझ में आएगा पक्का। मैं हिंदी में भी बोलूँगा, वो एक दो दिन लगेगा, फिर देखना आपको पूरा समझ में आएगा एकदम। चलिए अब मैं आपको अगला बताऊं आगे। अभी